हेलो स्टूडेंट, मैं दयाशंकर आप सभी का स्वागत करता हूं सर्किट थ्योरी क्लास 11 एसी सर्किट। लास्ट लेक्चर के अंदर नेटवर्क थ्योरम हमने कंप्लीट कर दी थी। एसी सर्किट थोड़ा सा मैंने स्टार्ट कर दिया था और जो भी बच्चे मेरे चैनल पे पहली बार हैं वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको कंटेंट वास्तव में अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को बताएं, शेयर करें। ओके, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए मैं स्टार्ट करता हूं सर्किट थ्योरी क्लास 11 एसी सर्किट। ठीक है, ओके। देखो बच्चों, जैसे कल मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बताया था। ओके बच्चों ने हो सकता है कि लेक्चर स्किप कर दिया हो या नहीं देखा है, तो वो कल लास्ट वाला थोड़ा 10-1 मिनट का लेक्चर जरूर देख लें ताकि अपने एसी में चलें। ठीक है, तो देखो एसी सर्किट में जाने से पहले कुछ बेसिक बातें मैं क्लियर करता हुआ चल रहा हूं ताकि एसी सर्किट में आपको कभी कोई दिक्कत हो ना। हालांकि बहुत से बच्चों को ये चीजें पता भी होगी और नहीं पता है तो उनके लिए तो यूं समझ के चलो कि रामबाण है। तो देखो इधर सबसे पहले तो फेजर की हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है बच्चों। ठीक है, हालांकि देखो एसएससी जेई का एग्जाम क्लियर करना है, हमें इतना ज्यादा फेजर नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें फेजर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो फेजर होता क्या है अगर आपसे पूछे, फेजर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है z इक्वल टू ए प्लस, मतलब जैसे मैंने लिखा 10 प्लस आयोटा। आयोटा कह दो बच्चों, या जैसे सर्किट में अपने जे से दिखाते हैं आयोटा 5 है, तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स नंबर दैट रिप्रेजेंट एम्पलीट्यूड एंड फेज ऑफ साइनोसॉइड। इसका मतलब बच्चों अगर आप इसका एम्पलीट्यूड निकालो, मान लो एम्पलीट्यूड जो भी आ गया, ठीक है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड मान लेते हैं कि रिजल्टेंट आर आ गया, उसके बाद में आप इसका फेज निकालोगे। ठीक है, इसका मतलब ये जो पूरी फॉर्म है इसे ही हम क्या कहते हैं, फेजर। इसका मतलब फेजर बनाने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स डेटा पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, उसके बाद में हम बात करते हैं बच्चों इम्पीडेंस की। वैसे मैं यहाँ पे इम्पीडेंस नहीं बताऊंगा, अभी इम्पीडेंस की यूनिट तो आपको पता ही है, इम्पीडेंस होता है ओम। तो मैं यहाँ पे जनरली आपको थोड़ी चीज बता रहा हूँ कि जेड यहाँ पे आप कोई भी नंबर मान सकते हो, कोई भी चीज मान सकते हो, या इम्पीडेंस भी कह सकते हो। तो जेड बराबर बच्चों जनरली क्या होता है, ए प्लस आयोटा बी होता है। कहने का मतलब जो इम्पीडेंस है वो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का सम होता है। तो ए यहाँ पे रियल पार्ट होता है, बी यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट होता है, और ये चाहे तो आप बच्चों जे मान लो चाहे आयोटा मान लो, लेकिन सर्किट थ्योरी में हम जे से दिखाते हैं। तो इसका वैल्यू होता है √-1। इसका मतलब जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ये जो फॉर्म है बच्चों ये कहलाती है रेक्टेंगुलर फॉर्म। क्या कहलाती है, रेक्टेंगुलर फॉर्म। अब मान लो बच्चों इसको मेरे को बदलना है पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में बदलने के लिए मुझे पहले इनका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो बच्चों छोटी मैथ की क्लासों में अपने करते आ रहे हैं, रिजल्टेंट निकालने के लिए रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करते हैं तो रिजल्टेंट आ जाता है। और उसके बाद में इन दोनों के बीच में एंगल निकालने के लिए, जिसे आप फेज एंगल कहते हो, फाई निकालने के लिए tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट से इनका फेज एंगल निकलता है। कहने का मतलब b अपॉन a से इनका फेज एंगल निकलता है। इसका मतलब बड़ी बड़ी सी चीज ये बताई है कि रेक्टेंगुलर टर्म क्या होती है, पोलर टर्म क्या होती है, और फेजर क्या है, ये सब हमने थोड़ा सा जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में बच्चों एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिखानी हो, जैसे मैंने रेक्टेंगुलर फॉर्म दिखाया ए प्लस आयोटा बी या जे बी, उसके बाद में हमने पढ़ा पोलर फॉर्म, रिजल्टेंट, और ब्रैकेट के अंदर था फेस, एंगल के अंदर फेस, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गई। उसके बाद में एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल का मतलब ई की पावर हमें लेना है बच्चों। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए आर तो रिजल्टेंट वैसे ही निकलेगा जैसे अभी आपने निकाला था, एक्सपोनेंशियल की पावर EJ5 आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, अब देखो z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी
बराबर होता है आपका आर एंगल फाई। आर क्या होगा? रिजल्टेंट होगा। फाई क्या होगा? फेज एंगल होगा। और इस फॉर्म को आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, आर तो आपका रिजल्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन ई की पावर जे फाई जो है, आपने छोटी मैथ की क्लासों में पढ़ा होगा, कोस फाई प्लस जे साइन फाई होता है। तो ये कहीं ना कहीं हमें जरूरत पड़ेगी बच्चों इसकी। ठीक है, अब देखो दूसरी बात, अब हमें इसको दिखाना है फेजर की फॉर्म में। फेजर का मतलब है बच्चों ये रियल टर्म है। रियल टर्म का मतलब कोई एंगल क्रिएट नहीं करेगा तो ए आएगा। उसके बाद में इमेजिनरी टर्म, इमेजिनरी टर्म रियल टर्म से होती है 90 डिग्री पे। ये सब हम आगे देखेंगे बच्चों, जब इंडक्टर आएगा, कैपेसिटर आएगा, तो ये सब बिहेवियर हम आगे देखेंगे। रियल टर्म, इमेजिनरी टर्म दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं, और यहां से निकलता है बच्चों इनका रिजल्टेंट। तो इसका मतलब रियल टर्म और रिजल्टेंट के बीच में एक एंगल आता है, उसे आप कहते हो फेज एंगल। क्या कहते हो? फेज एंगल। ठीक है, देखो बच्चों, एक्सपोनेंशियल की पावर अगर प्लस है तो आपको लिखना है कोस अल्फा, सॉरी कोस फाई प्लस जे साइन फाई। और अगर बच्चों माइनस है तो आप इसको कोस फाई माइनस जे साइन फाई लिखोगे। समझ रहे हो बात को? इसका मतलब बच्चों एक्सपोनेंशियल टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर प्लस है तो यहाँ ऊपर प्लस ले लेंगे, और अगर माइनस है बच्चों तो माइनस ले लेंगे। ओके, तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा, थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूं मैं। आगे देखो बच्चों, देखो बच्चों जो कोस फाई होता है, जैसे अभी आपने देखा था कोस फाई प्लस जे साइन फाई। देखो बच्चों आगे हमारे काम आएगा ये जो कोस फाई जो पॉजिटिव, ये जो आया है आपका, ये जो चीज आई है ये आपका रियल होगा, रियल पार्ट ही होगा। इसका मतलब रियल पार्ट है ये एक्सपोनेंशियल टर्म का। ठीक है, और ये जो साइन फाई है ये कौन सा पार्ट है? इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि जे के साथ है, तो साइन फाई होता है इमेजिनरी पार्ट। ओके अब देखो कुछ और चीजें बताता हूं मैं। Z1 दे रखा है a प्लस जे बी वन। ठीक है, तो आप यहाँ पे रिजल्टेंट वन निकाल लोगे, R1 φ1। ओके, फिर आपको दूसरा इंपिडेंस दे दिया। अब आपको बोले, देखो बच्चों आपको ये पता भी होगा, कई बच्चों को नहीं पता है तो वो गौर करके यहाँ पे थोड़ा सा देखें। अगर बच्चों दो इंपिडेंस को ऐड किया जाए तो रियल पार्ट आपस में ऐड होंगे और इमेजिनरी पार्ट आपस में ऐड होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। माइनस किया जाए तो रियल पार्ट माइनस होंगे और इमेजिनरी पार्ट माइनस होंगे। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा गौर करें बच्चों, जब आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो R1 इंटू R2 तो हो जाएगा, लेकिन एंगल का क्या होगा? क्या ये भी मल्टीप्लाई होंगे? क्या नहीं। जब भी बच्चों आप दो इंपिडेंस को मल्टीप्लाई करो तो आपका φ1 प्लस φ2 एंगल ऐड हो जाएंगे, और जब डिवीजन करो बच्चों Z1 अपॉन Z2, R1 रखोगे ऊपर एंगल φ1 होगा, नीचे φ2 होगा, तो φ2 जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। रेसिप्रोकल, इंपिडेंस का रेसिप्रोकल कहलाता है बच्चों एडमिटेंस। क्या कहलाता है? एडमिटेंस। एडमिटेंस होता है 1 अपॉन जेड। क्या होता है बच्चों? 1 अपॉन जेड। इसका मतलब 1 अपॉन जेड विल बी इक्वल टू 1 अपॉन आर, एंगल में आ जाएगा आपका -5। ठीक है, तो ये मैंने कुछ बेसिक चीजें बताई हैं। मल्टीप्लाई करते हैं तो एंगल ऐड होते हैं, डिवाइड करते हैं तो एंगल माइनस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं हमारे काम आ जाता है न्यूमेरिकल के अंदर। ठीक है, सबसे पहले बात करें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता क्या है? देखो बच्चों आपको इंपिडेंस दिया जाए, ठीक है, जैसे इंपिडेंस दिया हुआ था a प्लस आयोटा बी। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि आप उस पे स्टार मार्क लगा दो इंपिडेंस पे। क्या लगा दो बच्चों? स्टार मार्क। इसका मतलब ये है जब आप स्टार मार्क को हटाओगे वापस तो आपको z इक्वल टू a प्लस जे बी, ये वाली जो टर्म है बच्चों, जब इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालोगे तो आपके पास ये आएगा a माइनस जे बी।
तो कुल मिला के बात ये है बच्चों, इनके ऊपर स्टार लगता है। जब आप स्टार को हटाते हो, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हटाते हो, तो जो इमेजिनरी पार्ट के पास में जो साइन होता है, अगर ये बच्चों प्लस का है, अभी तो प्लस का है, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और अगर ये माइनस का होता तो ये क्या हो जाता, प्लस का हो जाता। ठीक है, यही होता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ये आप यूं भी लिख सकते हो, इसको आर एंगल फाई लिखोगे, है ना, रिजल्टेंट एंगल फाई लिखोगे। इसका मतलब जब आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लोगे इसका, तो जब भी आप बच्चों कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हटाओगे तो एंगल माइनस हो जाएगा, और अगर बच्चों इस टर्म में लेते हो आप तो e की पावर माइनस j5 हो जाएगी। तो कुल मिला के मैं आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट समझाना चाह रहा हूं कि स्टार लगता है, और जब स्टार हटता है तो बच्चों इमेजिनरी पार्ट का प्लस माइनस चेंज कर देता है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, और पोलर फॉर्म में एंगल का साइन चेंज कर देता है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सपोनेंशियल की पावर का साइन चेंज कर देता है। अगर प्लस है तो माइनस कर देगा, माइनस है तो प्लस कर देगा। ओके आगे देखो बच्चों, देखो बच्चों ये मैंने वोल्टेज का टाइम का टर्म लिखा हुआ है, मतलब डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो वोल्टेज का डिफरेंशिएशन क्या कहलाता है, टाइम डोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है, टाइम डोमेन। अब इस टाइम डोमेन को मेरे को बदलना है फेजर डोमेन में, तो फेजर डोमेन लिखा जाता है बच्चों जे ओमेगा से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, और कुछ बच्चे हैं उनको पता भी होगा बच्चों, लाप्लास डोमेन या एस डोमेन, ये कहीं कहीं थोड़ा सा हमारे काम आएगा, इसलिए बच्चों ये कुछ चीजें जानना जरूरी है। तो लाप्लास डोमेन मतलब एस, और एस का मतलब होता है बच्चों जे ओमेगा। समझ गए हो कहानी। ठीक है, तो फेजर डोमेन क्या होगा, डीवी बाई डी का फेजर डोमेन होगा जे ओमेगा वी। एस डोमेन क्या होगा, जे ओमेगा हटा दो, उसकी जगह एस रिप्लेस कर दो। अगर बच्चों वोल्टेज का समाकलन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये तो हो गया टाइम डोमेन, क्योंकि टाइम के साथ कर रहे हैं। अब मेरे को इसका लिखना है फेजर डोमेन। जब इंटीग्रेशन करते हैं तो v अपॉन जे ओमेगा आता है। क्या आता है बच्चों, v अपॉन जे ओमेगा। और जब ऐसे डोमेन लिखना है तो आप इसको क्या लिख दोगे बच्चों, s लिख दोगे। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, ये तीनों बातें आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ये बात तो न्यूमेरिकल में भी आएगी तब मैं आपको बता दूंगा, इसमें तो बस इतना ध्यान रखना है कि साइन चेंज होता है। ठीक है ओके आगे चलते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन दे दिया पोलर इनटू रेक्टेंगुलर फॉर्म। अब आपको बच्चों पोलर फॉर्म दे रखी है, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, और आपको इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में बदलना है। तो कुछ नहीं करना बच्चों, 40 एंगल 50 डिग्री है, अलग अलग ले लो इनको। ठीक है, अब 40 तो मैग्नीट्यूड हो गया, 50 डिग्री है, तो मैं उसको क्या लिखूंगा, रियल का कोस 50 डिग्री प्लस जे साइन 50 डिग्री। बस आप इसको सॉल्व कर लो। जब सॉल्व करोगे तो आपके पास कौन सी टर्म निकल के आएगी, रेक्टेंगुलर। 20 एंगल माइनस 30 डिग्री है, इसको रेक्टेंगुलर में बदलना है तो बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप बदलोगे तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कोस माइनस 30 डिग्री, अब माइनस कोस 30 डिग्री रखोगे, माइनस कोस में बार तो आता नहीं, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। प्लस जे साइन माइनस 30 डिग्री, तो ये माइनस बाहर आएगा तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, फिर 20 का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ गया। लेकिन आपको तो इन दोनों का सम का पूछा है ना, सम का पूछा है, तो बच्चों इन दोनों को ऐड कर दो। क्या कर दो बच्चों, जोड़ दो। जब जोड़ोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में इन चीजों को समझना जरूरी है, फिर कुछ भी नहीं है इसी सर्किट। ठीक है, आगे देखो। अब बात करते हैं बच्चों पावर फैक्टर की। तो पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर वैसे आपको पता होगा कोस फाई से दिखाते हैं। ठीक है, इंपीडेंस क्या होता है बच्चों, आर प्लस जे एक्स। ठीक है, इंपीडेंस होता है आर प्लस जे एक्स। अभी मैं ए प्लस जे बी दिखा रहा था, तो वो तो मैं ऐसे ही दिखा रहा था, लेकिन इंपीडेंस वो तो मैं इसलिए दिखा रहा था कि कोई भी चीज होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तो वो रियल और इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, अब आपको पता है कि रियल के अंदर इंपीडेंस क्या होता है, आर प्लस जे एक्स। आर होता है रेजिस्टेंस और एक्स होता है रिएक्टेंस। जब आप इसका फिजर बनाओगे बच्चों, तो रेजिस्टेंस तो आपको पता है कि फिजर बनाता ही नहीं है। अगर रेजिस्टेंस के अंदर ओनली खाली आपके पास रेजिस्टेंस है, ये सब अभी हम देखेंगे, एक एक करके प्रूव भी करेंगे। ठीक है, अब रेजिस्टेंस में बच्चों आपको पता है कि जब भी आप सप्लाई देते हो और करंट इसके अंदर जाता है, वी सप्लाई दी, करंट गया आई,
तो ये दोनों क्या होते हैं, सेम ही फेज में होते हैं, क्योंकि R तो लेटा हुआ है, ये तो रेफरेंस है, 0 डिग्री पे रहता है। लेकिन रिएक्टेंस रेजिस्टेंस के साथ 90 डिग्री का बिहेवियर शो करेगा, क्योंकि लैग लीड करेगा तो 90 डिग्री। अब ये आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा बच्चों, इम्पीडेंस आएगा। तो इम्पीडेंस क्या आएगा बच्चों, पूरा इम्पीडेंस आएगा √R² प्लस X²। अब बच्चों आपको पावर फैक्टर निकालना है, तो पावर फैक्टर सबको पता है बच्चों, ये एक राइट ट्राइंगल है। अब कई हिंदी मीडियम के हैं तो उनको मैं बता दूं, ये एक समकोण त्रिभुज है। तो ये हो गया बेस, कहने का मतलब आधार, और ये हो गया आपका हाइपोटेनस मतलब कर्ण, और ये हो गया आपका लंब, लंब का मतलब परपेंडिकुलर। अब एक बात आओ, कोस थीटा क्या होता है भाई, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे बेस क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में बेस है R और हाइपोटेनस मतलब कर्ण है Z। तो cos फाई क्या होगा, R/Z। ये फॉर्मूला एसएससी एग्जाम में 2-3 बार आ गया है, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, अब बच्चों अगर मान लो पावर दे दी जाए, कॉम्प्लेक्स पावर, कॉम्प्लेक्स का पावर मतलब रियल पावर भी होगी, इमेजिनरी पावर भी होगी। बहुत सारे इस पावर से वाकिफ भी होंगे। P होता है बच्चों एक्टिव पावर, और एक्टिव पावर की यूनिट होती है हमेशा किलोवाट, ठीक है। Q होता है रिएक्टिव पावर, और रिएक्टिव पावर की यूनिट सबको पता है kVAR, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव पावर। और S होता है बच्चों एपरेंट पावर, जिसकी यूनिट है kVA। तो ये कई बार यूनिट भी एग्जाम में पूछता है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर। ये एपरेंट पावर बच्चों आपने सुना होगा, जनरेटर की रेटिंग वगैरह लिखते हैं, ट्रांसफार्मर की रेटिंग वगैरह लेते हैं तो kVA में लेते हैं। इसका मतलब जो भी रेटिंग दिखाई जाती है वही आपका एपरेंट पावर कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, एपरेंट पावर कहलाता है, ठीक है। अब जैसे इस चीज को मेरे को दिखाना है बच्चों यहाँ पे, तो P तो एक्टिव पार्ट है और Q रिएक्टिव पार्ट है, रिएक्टिव पार्ट 90 डिग्री पे होगा। तो यहाँ से बच्चों अगर मैं पावर फैक्टर निकालूं तो पावर फैक्टर निकल के आएगा एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ फॉर्मूला है कि अगर पावर दे दी जाए तो पावर फैक्टर का कौन सा टर्म सही है, विच वन टर्म इज करेक्ट। 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो cos फाई इक्वल टू होगा P अपॉन S एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर, और R अपॉन Z आपका क्या होगा, एक्टिव पावर सॉरी रेजिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। फिर बच्चों एपरेंट पावर जो होती है उसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, कई बार हमें वोल्टेज दे देता है, करंट दे देता है क्वेश्चन में, ठीक है, और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है एग्जाम में, ठीक है। वोल्टेज दे देता है, करंट दे देता है, बोला कि एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर निकालो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना है, वोल्टेज जैसी होगी वैसी रखेंगे और जो करंट होगा उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेंगे, और जब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हटाओगे तो क्या करना है ये मैंने अभी आपको बताया था, साइन चेंज कर देना है, वो हम देखेंगे। इसके अलावा बच्चों आप ये भी लिख सकते हो S बराबर VI cos फाई प्लस JVI sin फाई। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, एक्टिव पावर P बराबर आपका क्या है बच्चों, VI cos फाई, क्योंकि अभी आपने फॉर्मूला देखा ही था, क्योंकि S बराबर P प्लस JQ होता है। इसका मतलब ये है बच्चों कि आपके पास जो ये पावर निकल के आई है ये कौन सी पावर है, एक्टिव पावर है, ठीक है। ओके, तो कहने का मतलब ये V आ गया आपके पास 10 प्लस J5, और I जैसे, हाँ सॉरी मैं यहाँ बता रहा था आपको कि बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस हो गई, 1 मिनट रुको। ओके, तो मैं ये बता रहा था कि ये जो पूरी पावर है बच्चों, ये कौन सी पावर है, एक्टिव पावर है, P बराबर VI। और मैंने पीछे भी बच्चों अभी जब बेसिक बता रहा था तो मैंने बोला था कि जो cos फाई होता है वो रियल पार्ट होता है ना, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो sin फाई होता है, ठीक है। तो P बराबर VI cos फाई,
और Q बराबर आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ पे Q बराबर होगा आपका VI sin फाई। क्या होगा, VI sin फाई। अब आपको बच्चों एक चीज बताओ, P की यूनिट तो पता ही है, ये एक्टिव पावर है, इसका मतलब इसकी यूनिट होगी किलोवाट, और इसकी यूनिट क्या होगी आपकी kVAR, और S की यूनिट आपको पता ही है बच्चों S की यूनिट क्या होगी आपके पास, S की यूनिट होगी kVA। ओके, अब देखो बच्चों इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपको दे रखा है V बराबर V दे रखा है, मतलब मान लो वोल्टेज दिया हुआ है और आपको करंट दिया हुआ है, आपको बोल दिया कि एक्टिव पावर निकालो, रिएक्टिव पावर निकालो। ठीक है, ये दो पावर आपको निकालनी है। तो बच्चों एक चीज ध्यान दो, V और I दिया है तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए जो मैंने पावर के बताए हैं, S बराबर VI कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और इंपॉर्टेंट है बच्चों ध्यान रखना, ऐसा न्यूमेरिकल एग्जाम में आता रहता है। अब I कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, V तो आपको बच्चों एज इट इज ही लिखना है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, 10 + j5 लिख दिया, और I का आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है। ठीक है, जब तक बच्चों कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रहेगा आप इसको आगे नहीं सॉल्व कर सकते, इसका मतलब आपको इसको हटाना पड़ेगा, और जब हटाओगे तो क्या करोगे, मैंने अभी बताया था, जब हटाओगे अगर अंदर प्लस का साइन है तो ये चेंज हो जाएगा किसमें बच्चों, माइनस के अंदर। समझ रहे हो बात को, इसका मतलब ये वाला प्लस साइन जो है आपका, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस साइन के अंदर। ठीक है, माइनस साइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बस अब कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद रियल पार्ट को अलग कर लो, इमेजिनरी को अलग कर लो। इसका मतलब रियल पार्ट का मतलब है S बराबर होता है बच्चों, आपको पता ही है, P + jQ। इसका मतलब बच्चों जो रियल पार्ट है वो तो आपका एक्टिव पावर आ गया 80 किलोवाट, और इमेजिनरी मतलब रिएक्टिव पावर बच्चों माइनस का 10 आया है, ये माइनस है यहाँ प्लस है, तो कितना आया बच्चों, ये आ गया आपका माइनस का 10। ओके, कुछ नहीं है, बस छोटे छोटे ये जो चीजें है ना इनको क्लियर करते चलो, उसके बाद कुछ नहीं है। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट बच्चों मैंने एक चार्ट बनाया है, वोल्टेज और करंट का रिलेशन दिखा रखा है, क्योंकि एसी में अगर हम बात करेंगे, देखो बच्चों अगर मान लो एसी सर्किट की हम बात कर रहे हैं और खाली रेजिस्टेंस एलिमेंट है, तो उसमें वोल्टेज दिखानी है तो V बराबर RI दिखाऊंगा मैं टाइम डोमेन के अंदर, क्योंकि बच्चों आपको पता है रेजिस्टेंस कभी टाइम का फंक्शन है ही नहीं। कैसे नहीं है ये भी मैं अभी बताता हूं आपको, रेजिस्टेंस कभी टाइम का फंक्शन नहीं होता, कभी भी फ्रीक्वेंसी का फंक्शन नहीं होता। इसका मतलब इसमें टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन और ये सारे फॉर्मूले एक ही जैसे रहते हैं। लेकिन बच्चों L की अगर बात करें तो मैंने स्टार्टिंग में जब बच्चों स्टार्ट किया था तो आपको बेसिक बताया था, अगर आपको याद हो, XL बराबर क्या होता है, 2 पाई FL होता है। इसका मतलब बच्चों इंडक्टर जो है वो टाइम का भी फंक्शन है और फ्रीक्वेंसी का भी फंक्शन है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आ गई तो टाइम तो डेफिनेटली आ गया। इसका मतलब ये दोनों ही टाइम और इसके फंक्शन है। अब बच्चों इंडक्टर के लिए अगर मेरे को वोल्टेज दिखानी हो टाइम डोमेन में तो मैं ऐसे दिखाता हूं, V = L di/dt, और कैपेसिटर के लिए ये सारे फॉर्मूले मैं बेसिक में बता चुका हूं, गौर से देखने की जरूरत नहीं है और दिमाग पे सलवटे डालने की जरूरत नहीं है, रिवाइज करो अगर भूल गए हो तो। ठीक है, बस यहाँ पे एक नई चीज बताऊंगा, इस चीज को बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, j⍵L, मतलब ये जो पूरी चीज है इसको तो j⍵ लिखते हैं। ठीक है, इस पूरी को j⍵ लिखेंगे, और L पहले से दिया हुआ है और I पहले से दिया हुआ है तो j⍵L आ गया। इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा ध्यान रखना है, कैपेसिटर आ जाता है तो उल्टा होता है। आपको पता है कि इंडक्टर और रेजिस्टेंस के बिहेवियर के बिल्कुल उल्टा बिहेवियर होता है, किसका, कैपेसिटर का। इसका मतलब कैपेसिटर का अगर बिहेवियर देखें तो ये आएगा बच्चों, V बराबर, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मैं करेक्शन कर देता हूं, यहाँ पे आएगा I, सॉरी सही है। तो ये यहाँ पे इसको आप क्या लिखोगे बच्चों, j⍵,
इसका मतलब ये बनेगा आपके पास सी वी जे ओमेगा बराबर आई। अब ये सी वी को छोड़ दो, सी और जे ओमेगा को जब इधर लेके आओगे तो वी आपके पास निकल के आएगा बच्चों वी बराबर आई अपॉन जे ओमेगा सी। ठीक है, ओके। उसके बाद देखो बच्चों इम्पीडेंस की बात करें। इम्पीडेंस अगर खाली आपका सर्किट में रेजिस्टेंस लगा है तो इम्पीडेंस क्या होगा, जेड बराबर आर होगा। अगर खाली इंडक्टर लगा है तो इम्पीडेंस क्या होगा, जेड बराबर जे ओमेगा एल होगा। और अगर खाली कैपेसिटर लगा है तो इम्पीडेंस क्या होगा, 1 अपॉन जे ओमेगा सी होगा। क्या होगा बच्चों, 1 अपॉन जे ओमेगा सी। अब बच्चों एडमिटेंस क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इम्पीडेंस का उल्टा क्या कहलाता है, एडमिटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, एडमिटेंस। इसका मतलब बच्चों जेड यहाँ पे जे ओमेगा एल है तो इंडक्टर के लिए एडमिटेंस क्या होगा, एडमिटेंस होगा 1 अपॉन जे ओमेगा एल। ठीक है, कैपेसिटर के लिए आपका जेड बराबर 1 अपॉन जे ओमेगा सी है तो एडमिटेंस क्या होगा, जे ओमेगा सी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, कहीं ना कहीं काम आएगी, तब आपको थोड़ा ध्यान रखना है, और ज्यादा कुछ बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखो एडमिटेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस, कहने का मतलब y इक्वल टू 1 अपॉन जेड। अब एक चीज ध्यान रखो बच्चों, जब बच्चों आप इम्पीडेंस लिखते हो तो इम्पीडेंस आपका रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की टर्म में होता है। लेकिन बच्चों एडमिटेंस जो है ना वो कैपिटल जी और कैपिटल बी की टर्म में होता है। सर ये क्या है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, एसएससी में न्यूमेरिकल भी आया, न्यूमेरिकल में बी पूछा हुआ है। मुझे एक न्यूमेरिकल अब भी याद है, 2015 के अंदर आया था, और उसमें बी का जो वैल्यू है वो -0.008 करके कुछ ऐसे करके था, तो वो न्यूमेरिकल मुझे अभी भी याद है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, एडमिटेंस किसका सम होता है, कंडक्टेंस होता है एडमिटेंस के अंदर, और ससेप्टेंस होता है, और इन दोनों की यूनिट क्या है बच्चों, महू है। इन दोनों की यूनिट क्या है, महू है। और जेड किसका टर्म होता है, रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस। एडमिटेंस किसका टर्म होता है, कंडक्टेंस प्लस ससेप्टेंस। ठीक है, तो ये बी क्या है बच्चों, बी से डिनोट करते हैं, इसे कहते हैं ससेप्टेंस। ओके, नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, आगे चलेंगे। अब देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, जेड बराबर आपको दे रखा है 3 + J4 और आपको बोला है जी और बी निकालो। अब बच्चों कई जने क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मिसकंसेप्शन क्या है, सर y बराबर होता है 1 अपॉन जेड। ठीक है, इसका मतलब बच्चों आप ये सोचोगे कि 1 अपॉन आर होगा जी, यही होगा ना, यही सोचोगे आप, यही सोचोगे कि 1 अपॉन आर होगा जी, और 1 अपॉन एक्स होगा आपका बी। ऐसी गलती आपको कभी नहीं करनी। अगर ऐसा करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा ये, क्योंकि आप क्या करोगे, सीधा 1 अपॉन आर कर दोगे, जी आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स कर दोगे, 1/4 आ जाएगा, जो कि एक गलत आंसर है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो सर क्या करना है, अभी तो आपने यही बताया था। देखो बच्चों, देखो अगर मान लो यहाँ पे ये 0 होता ना बच्चों 0 होता, तब आप जी लिख सकते थे 1/3, लेकिन यहाँ पे ये 0 नहीं है, 0 नहीं है, तो सर 0 नहीं है तो देखो बच्चों कैसे करना होता है। मैथ में आपको पता होगा, मैथ का एक असूल होता है, जब भी आप कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को हल करते थे, ठीक है, बाकी उसको छोड़ो, वह दिमाग में हेडेक नहीं लेना है कि मैथ करना है ये वो सब। ठीक है, जेड कितना है सर, वाई बराबर ये होता है ना, कैपिटल जे प्लस जे बी, हाँ कैपिटल जी प्लस जे बी, और जेड कितना है 3 + J4। अब बच्चों आपको पता होगा नीचे का हमें कॉम्प्लेक्स टर्म हटाने के लिए ऊपर नीचे अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, याद आ रहा है क्या, आ रहा है। ठीक है, अब बच्चों मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ऊपर नीचे ये चीज मिलेगी, 3 - J4 अपॉन में 9 + 16। ओके, अब कुछ नहीं करना, ये हो गया 25, ये 25 हो गया। इसका मतलब इनको अलग अलग डिवाइड करो,
तो आपके पास निकल के आएगा 3/25 और 4/25, क्योंकि जब 3 को 25 से डिवाइड करोगे तो 3/25 और जब 4 को 25 से डिवाइड करोगे तो 4/25। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जी कितना दे रखा है सर, जी दे रखा है 3/25। बी कितना दिया है सर, बी यहां प्लस का है या माइनस का है, इसका मतलब माइनस का 4/25। और इनकी यूनिट क्या आएगी बच्चों, यूनिट आएगी महो, क्योंकि रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। समझ रहे हो कहानी। अब सुनो बच्चों, अगर ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन आ जाए ना, आप सीधा फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, क्योंकि ऐसा करने में टाइम लगेगा, बाकी हो ही जाएगा। कंडक्टेंस होता है रेजिस्टेंस अपॉन, देखो नीचे तो टर्म सेम रहेगी, ठीक है, नीचे टर्म सेम रहेगी भाई, आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर करना है, और ऊपर अगर कंडक्टेंस पूछा है तो 1/r होता है तो आर रखो, ससेप्टेंस 1/x होता है तो एक्स रखो, और आगे कौन सा सिंबल आ जाएगा बच्चों, माइनस का, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बस इतना है कि ये गलती मत कर देना, थोड़ी हाथाजोड़ी आपसे, ठीक है, ये गलती मत कर देना, इसीलिए वो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देते हैं कि आप गलती कर दो, इस तरीके से क्वेश्चन करना है, ठीक है। आगे देखो, अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आ जाता है। देखो बच्चों, मैंने आपको थ्योरम से पहले बताया था, अगर आपको कोई वेव फॉर्म दे दे तो आरएमएस और एवरेज वैल्यू कैसे निकालोगे। एक तो क्वेश्चन ये तो आता ही आता है, 100% है, लेकिन कई बार बच्चों ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि आपको ना ऐसा सिग्नल दे दिया जाता है बहुत बड़ा सा, और आपसे पूछता है कि आरएमएस वैल्यू निकालो, ठीक है। तो देखो बच्चों कैसे करना है, पहले एक बात बताओ, ये V1 है बच्चों, क्या इसके साथ साइन थीटा कॉस थीटा मतलब साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी लिखा हुआ है क्या, सर नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ तो बच्चों ध्यान रखना ये डीसी कंपोनेंट है। कौन सा कंपोनेंट है, डीसी। डीसी का मतलब ये सीधा ऐसे ही होगा, 5 वोल्ट 6 वोल्ट 10 वोल्ट, साथ में साइन थीटा या कोस थीटा नहीं होगा। चलो ठीक है, ये कैसा फंक्शन है सर, ये साइनोसोइडल है, साइनोसोइडल है, इसका मतलब ये एसी है, ठीक है। ये कैसा है सर, ये भी साइनोसोइडल है, चलो बहुत बढ़िया बात है। अब सुनो इधर करने का तरीका क्या है, जो बच्चों डीसी पोर्शन है उसका स्क्वायर करो, प्लस जो एसी पोर्शन है, अब साइन का फंक्शन है तो एक बात बताओ जरा, साइन में आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला क्या लिखा था सर, Vm/√2, यही लिखा था ना, इसका मतलब V/√2 और इसका स्क्वायर करो। फिर इसका भी बच्चों ये भी एसी है तो V/√3, इसका स्क्वायर करो, और आरएमएस निकालना है तो इस पूरे का क्या करो, अंडर रूट करो। समझ गए हो कहानी। इसका मतलब जो डीसी कंपोनेंट होगा उसका खाली स्क्वायर करना है, प्लस जो एसी कंपोनेंट होगा जो साइनोसोइडल होगा उसका क्या करना है, √2 से डिवाइड करके स्क्वायर करना है, क्योंकि वो आरएमएस है और आरएमएस Vm/√2 होता है, फिर उसका स्क्वायर करो। समझ गए कहानी। बस ये एक छोटी सी कड़ी याद रखनी है, फिर क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, आपको बोला आरएमएस निकालो, ये सिग्नल दे दिया। अब बच्चों ये सिग्नल डीसी है क्या, ये 10 एम्पियर डीसी है, इसका मतलब 10 का स्क्वायर होगा, और ये जो 10 है ये क्या है, साइन के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, इसका मतलब सर ये तो एसी है, ये क्या है एसी। अगर ये एसी है तो कहने का मतलब 10/√2 और इसका होल स्क्वायर। अब बस कुछ नहीं है, सॉल्व कर लो, √150 आ जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, एक सर्किट दे रखा है और उसमें आपको I = 5 + 2 cos ओमेगा t + 30 डिग्री प्लस 4 cos ओमेगा t + 30 डिग्री करंट इज सप्लाइड इन 10 ओम। इसका मतलब बच्चों ये एक सोर्स है I, और ये जो I सोर्स है आपको 10 ओम रेजिस्टेंस में एज ए सप्लाई की तरह दिया हुआ है, और उसने बोला है कि फाइंड आउट पावर कंज्यूम्ड। तो देखो बच्चों, कंज्यूम्ड पावर जो होती है वो आपका होता है IRMS² × R। कहने का मतलब आपको आरएमएस वैल्यू निकालनी पड़ती है, ये मैंने पहले भी बताया था। P = VRMS IRMS, P = IRMS² R, P = VRMS² / R।
ठीक है, तो आरएमएस में पावर हमें निकालनी है। इसका मतलब बच्चों अब ये सिग्नल को ट्रीट करना है हमें, तो इस सिग्नल का आरएमएस निकालना मैंने बताया, ये आपको बताया कि नहीं बताया? अभी बताया है। ये कितना है बच्चों? 5 वोल्ट। ये कितना है? ये एसी है, ये डीसी है, ये भी एसी है, तो कुछ नहीं करना। डीसी जो है 5 वोल्ट, सॉरी 5 एम्पियर, तो 5 का स्क्वायर कर दो। फिर ये कितना है? 2 वोल्ट, 2 एम्पियर सॉरी, तो कहने का मतलब 2/√2 का स्क्वायर कर दो। ये कितना है? 4 एम्पियर, 4 एम्पियर है, इसका मतलब क्या कर दो? 4/√2 का स्क्वायर, तो करंट आ गया IRMS √35। अब यहाँ पे रूट मत निकालने लग जाना, क्यों? क्योंकि यहाँ स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना है तो रूट वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दो बच्चों फॉर्मूले में, IRMS का स्क्वायर कर दोगे इंटू 10 कर दो, आंसर आ जाएगा 350 वाट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला है पावर फैक्टर निकालो। जेड बराबर, ये EPDCL 2014 में आया है, और जेड बराबर आपको दे रखा है R+J3, सॉरी 4+J3। तो आपको पता है ना ये क्या होता है? आपको पता है जेड बराबर क्या होता है बच्चों? जेड बराबर होता है R+JX। इसका मतलब R गिवन है, X गिवन है, तो फेजर बनाऊं क्या? R कितना होगा? 4 ओम, X 90 डिग्री पे 3 ओम, तो Z निकाल लोगे कितना आएगा? 5 ओम। अब क्या होता है पावर फैक्टर? R/Z, इसका मतलब 4/5, तो कितना आ गया? 0.8। अब बात ये आ गई सर, लैगिंग लीडिंग पूछ ली है। देखो बच्चों एक चीज ध्यान से सुनो, इसका रीजन मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा। ठीक है, हो सकता है कल वो आ जाए। ठीक है, लेकिन एक मैं ऐसे ही आड़ू तरीका बता देता हूँ। देखो बच्चों, जब भी आपको इम्पीडेंस के अंदर प्लस दिया हो, क्या दिया हो? प्लस। जब भी आपको इम्पीडेंस में प्लस दिया हो, तो प्लस का मतलब होता है लैगिंग। प्लस का मतलब क्या होता है? लैगिंग। और अगर इम्पीडेंस के अंदर यहाँ पे माइनस दिया है, तो इसका मतलब होता है लीडिंग। क्या होता है बच्चों? लीडिंग। ठीक है, तो ये एक तरीका याद रखो। अब एक चीज देखो, यहाँ पे प्लस दिया है ना, प्लस दिया है, तो कहने का मतलब लैग करेगा, तो कहने का मतलब 0.8 लैगिंग आ जाएगा, और आंसर होगा डी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। SSC 2010 में आया है, पूछा है कि फाइंड आउट फेज डिफरेंस इन दोनों के बीच में। ये तो शायद मैंने कल ही करवा दिया था, चलो कोई नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन कल किए तो थे अपनों ने, चलो फिर भी देख लो। अब π/4 कितना होता है? 45 डिग्री। π/6 होता है -30 डिग्री। कुछ नहीं करना, एक रेफरेंस ले लो बच्चों। अब यहाँ से 45 डिग्री प्लस का है, तो ऊपर की तरफ दिखा दो E1, और -30 डिग्री नीचे की तरफ दिखा दो बच्चों। अब पूछा है दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, तो कितना गैप हो गया? 45 और 30, 75 का गैप हो गया, तो 75 डिग्री आएगा। SSC 2010 का क्वेश्चन था बच्चों। नेक्स्ट आ जाओ। V दे रखा है 100 sin 100t, I दे रखा है 100 sin 100t प्लस π/3। ओके, नो प्रॉब्लम। बोला है कि फाइंड आउट डिसिपेटेड पावर। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे कई जने गलती करेंगे, और यहाँ पे बचेगा वही अगर वो ऑप्शन नहीं हुआ। कहने का मतलब ऐसे क्वेश्चन में वही बचेगा अगर ऑप्शन मैच नहीं किया। मैच नहीं किया तो वो कुछ और लगाएगा, और अगर गलती से मैच कर गया तो उसका गलत है। तो देखो जरा इधर क्या है। ये आया था ट्रांसको तमिलनाडु स्टेट का कोई एग्जाम है बच्चों, ट्रांसमिशन कंपनी का 2012 में। बच्चे क्या करेंगे? VRMS इंटू IRMS फॉर्मूला लगा देंगे। उनको पता है कि पावर डिसिपेशन यही होता है, और वो ये वैल्यू भी निकाल लेंगे। अब आपको पता है कि इसका VRMS कितना होगा? ये साइनोसोइडल फंक्शन है, तो सर Vm/√2 होगा। ठीक है, ये भी साइनोसोइडल फंक्शन है, तो Im/√2 होगा। साइनोसोइडल फंक्शन के लिए RMS वैल्यू यही होती है।
फॉर्मूले में पुट कर देगा और 5000 वोट निकालेगा, लेकिन वो बच जाएगा, उसका गलत नहीं होगा, क्योंकि वो देखेगा 5000 वोट ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब ये है बच्चों, ये आंसर गलत है। तो सर करना क्या है? देखो बच्चों, ये चीज ध्यान रखना, ये आपका आंसर तब सही हो जाता है अगर यहाँ पे π/3 की जगह 0 डिग्री दिया होता। अभी मैंने आपको बताया था P बराबर होता है आपका VRMS IRMS, और अगर आपको V और I के बीच में फेज डिफरेंस दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ तो दिया हुआ है V और I के बीच में फेज डिफरेंस, V और I के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? 45 डिग्री है। कहने का मतलब V यहाँ होगा और ये 45 डिग्री का डिफरेंस दिया हुआ है। इसका मतलब बच्चों फाई दे रखा है, फाई दे रखा है, तो फॉर्मूले लगेंगे ये एक्टिव पावर P बराबर VRMS IRMS कोस फाई, रिएक्टिव पावर VRMS IRMS साइन फाई। सर VRMS तो लेना जरूरी है क्योंकि डिसिपेटेड पावर निकालना है, और S क्या होगा? VRMS इंटू IRMS। समझ गए? VRMS इंटू IRMS। तो कहने का मतलब कुछ नहीं करना, बस π/3 रखना था आपको बच्चों, बाकी वही रहेगा। VRMS आपने निकाला ही है बड़ा मेहनत करके 100/√2, और IRMS भी निकाला है 100/√2। इसका मतलब ध्यान रखना बच्चों, ये गलत है। देखो मैं गलत सही एक साथ ही बता रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन के एग्जाम में आते हैं, 100% आते हैं, और आप वहां पे गलती ना करो। अगर मैंने सही करवा दिया तो आप कभी गलत तरीके की तरफ जाओगे नहीं और वहां पे गलत तरीका अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? और कोई औचित्य नहीं है, कोई मकसद नहीं है, और मुझे आप पे कोई शक नहीं है, ठीक है? कोस 60 डिग्री, अब कोस 60 डिग्री का मान सबको पता है 1/2 होता ही है। अब आप पूरा सॉल्व करोगे 2500 वॉट आपका आंसर आएगा, और आप खुशी से एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो इधर कोई एग्जाम है बच्चों, HMWS और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में ये सबसे पहले आया था, और उसके बाद में SSC में आया था। क्वेश्चन के अंदर आपको वोल्टेज दे रखा है और करंट दे रखा है, उन्होंने बोला P एंड Q निकालो। तो देखो बच्चों, जब भी आपको VI दिया होता है, तो मैंने फॉर्मूला बताया ही था बच्चों, जब VI दिया हो तो आपको VI और क्या लेना है बच्चों, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है ना? यही लेना है। तो वही चीज हमने की है यहाँ पे, ये लिख दो यहाँ पे वोल्टेज और करंट। अब सुनो इधर, जब तक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हटाओगे नहीं क्वेश्चन आगे चलेगा नहीं। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के हटते ही अगर एंगल दिया है तो साइन चेंज होगा, अगर प्लस का है तो माइनस का, यहाँ पे माइनस का है तो किसका हो जाएगा? प्लस का। अब कुछ नहीं करना। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में रूल बताया था, जब दो चीजों को मल्टीप्लाई करते हो तो एंगल क्या होते हैं? ऐड हो जाते हैं। तो एंगल तो मैंने ऐड कर दिए, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 20 एंगल 60 डिग्री। अब बच्चों ये कौन सी फॉर्म है? पोलर। अब पोलर है तो इसको आप रेक्टेंगुलर में बदल लो। रेक्टेंगुलर में बदलने का तरीका आपको पता ही है, 60 डिग्री है तो कोस 60, और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? साइन 60, 20 एज इट इज रहेगा। और अब आप इसको आगे सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो आपके पास ये वैल्यू निकल के आएगी, P निकल के आएगा 10 वॉट। इसका मतलब पहला ऑप्शन ही करेक्ट होगा, और Q निकल के आएगा 17.32 kVAr, ठीक है? तो कहने का मतलब kVAr नहीं है, मतलब वॉट है, और वोल्ट एम्पियर रिएक्टेंस में, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने थोड़ा अभी आपको बेसिक बताया, और वहां से भी जो क्वेश्चन आते हैं वो बताया। अब देखो बच्चों, मैं सिर्फ एक एक एलिमेंट लेके लैगिंग लीडिंग क्या पावर फैक्टर होता है क्या नहीं होता है, वो सारी चीज एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है? सबसे पहले मैंने बच्चों ओनली रेजिस्टिव सर्किट लिया है। कहने का मतलब सर्किट में खाली रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और मैंने सप्लाई क्या दिया है? साइनोसॉइडल। कहने का मतलब AC इनपुट दिया है। तो देखो जरा इधर बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं सर सर्किट का इंपीडेंस क्या होगा। तो सर्किट का इंपीडेंस आपको पता है Z बराबर क्या होता है? R+jX होता है। क्या होता है? R+jX।
आर प्लस जे एक्स होता है, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, सर्किट के अंदर तो खाली रेजिस्टेंस है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब इम्पीडेंस क्या आ गया, जेड बराबर आर। इम्पीडेंस क्या आ गया, जेड बराबर आर, और एक्स का वैल्यू क्या है, जीरो। अब आपसे बोला पावर फैक्टर निकालो, तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आर अपॉन जेड। अब एक बात बताओ, क्या जेड की अगर बात करें तो यहाँ पे जेड कितना आ रहा है, आर आ रहा है, और आर तो पहले भी था आर अपॉन जेड, तो जेड की जगह आर रख दो। पावर फैक्टर क्या आ जाएगा बच्चों, यूनिटी। ये कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है कि रेजिस्टिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर कितना होता है, यूनिटी होता है, ठीक है। अब देखो इधर, इसका मतलब ये है बच्चों कि यहाँ पे जो आपने सप्लाई दी उसको रेफरेंस लिया आपने V एंगल 0 डिग्री। भाई कोई साइन ओमेगा टी के साथ में कोई एंगल है क्या, और फाई वाई कुछ है क्या, नहीं है सर। इसका मतलब हमने रेफरेंस लिया है इसको, ओके। अब एक बात था बच्चों, आर और जेड दोनों ही एक दूसरे के ऊपर है, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हैं। क्या फेजर कभी ऐसा बना है क्या इनका, है कोई फाई एंगल आया है क्या, सर नहीं आया। क्यों, क्योंकि एक्स तो जीरो है ना, एक्स तो जीरो था, तो इसका मतलब आर भी वही है और जेड भी वही है। इसका मतलब आर और जेड दोनों एक दूसरे के ऊपर है, तो इसका मतलब आर एंगल 0 डिग्री, करेक्ट है। इंपिडेंस के साथ एंगल निकालोगे, रिजल्टेंट आएगा आर, और एंगल क्या आएगा, 0 डिग्री। तो कहने का मतलब इंपिडेंस क्या रखोगे, आर एंगल 0 डिग्री। अब आपको पता ही है कि आई बराबर वी अपॉन आर एंगल 0 डिग्री। इसका मतलब ये है बच्चों कि आई जो करंट है वो वोल्टेज के साथ ना तो लैग कर रहा है ना लीड कर रहा है। इसका मतलब आई और वी के बीच में फेज डिफरेंस 0 है। और ये आप सबको भी पता है कि कोई भी रेजिस्टिव सर्किट होता है उसका पावर फैक्टर यूनिटी होता है, इम्पीडेंस जेड बराबर आर होता है, और आई और वी के बीच में फेज डिफरेंस नहीं होता। कहने का मतलब ना तो करंट लैग करता है ना लीड करता है, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। वो तो था रेजिस्टेंस सर्किट बच्चों। अब आ रहा है आपका, ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, एल। क्या आ रहा है, एल सर्किट। एल का मतलब है मैंने खाली सर्किट में क्या लगा दिया, एल लगा दिया, एल। और एल में आपको पता ही है बच्चों, एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल होता है, ठीक है। अब वही स्टेप करेंगे, इम्पीडेंस क्या होगा, आर प्लस जे एक्स। लेकिन अब की बार रेजिस्टेंस जीरो है, रेजिस्टेंस जीरो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर फाई निकालो बच्चों, फाई। फाई का मैंने फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में, फाई इक्वल टू होता है टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो कहने का मतलब टेन इनवर्स इनफाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट का मतलब है फाई इक्वल टू 90 डिग्री, करेक्ट है। तो फाई कितना आ गया बच्चों, 90 डिग्री। इसका मतलब पावर फैक्टर कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो। पावर फैक्टर हो जाएगा जीरो क्योंकि फाई आ गया 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो इधर, आपने हमेशा वो बात सुनी होगी मशीन वगैरह में या पावर सिस्टम में, जीरो पावर फैक्टर लैगिंग, जीरो पावर फैक्टर लीडिंग। उसका मतलब आज जानो कि उसका मतलब क्या होता है। पावर फैक्टर जीरो है, करेक्ट है, फाई कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। मुझे निकालना है आई बराबर वी अपॉन एक्सएल, वी अपॉन ये सब निकालना है। अब एक बात बताओ, यहां से v अपॉन जेड होगा, आई क्या होगा, v अपॉन जेड, और जेड कितना आएगा बच्चों, जब आप इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो जेड कितना आएगा, जीरो का स्क्वायर प्लस जे ओमेगा एल का स्क्वायर। तो बच्चों ओमेगा एल का स्क्वायर बचा तो रूट से रूट कट जाएगा, तो इंपिडेंस कितना आएगा, एक्सएल। एंगल कितना आया, 90 डिग्री। अब सुनो ध्यान से, ये 90 डिग्री जब ऊपर जाएगा, मैंने स्टार्टिंग में बेसिक में बताया था बच्चों आज ही, जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस का क्या बनेगा, 90 डिग्री। इसका मतलब ये है बच्चों कि I बराबर
V अपॉन XL और एंगल आ गया आपके पास माइनस का 90 डिग्री। तो आप यूं कहोगे करंट इंडक्टर के केस में वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगी। क्या करेगी बच्चों? 90 डिग्री लैग करेगी। इसका मतलब बच्चों प्योर इंडक्टर के केस में इंडक्टर जीरो पावर फैक्टर लैग करता है। ये मतलब होता है, जीरो पावर फैक्टर का मतलब है इंडक्टर तो 90 डिग्री, इंडक्टर में करंट तो 90 डिग्री लैग करेगा। ये इधर जाते हैं तो लैगिंग दिखाता है। करंट तो लैग करेगा लेकिन पावर फैक्टर क्या होगा? जीरो होगा। इसका मतलब जीरो पावर फैक्टर लैगिंग का मतलब होता है पावर फैक्टर जीरो है क्योंकि फाई 90 डिग्री है। लेकिन प्योर इंडक्टर के केस में ही जीरो पावर फैक्टर लैगिंग होता है। ठीक है, अगर मेरा सर्किट में सीरीज में आर लगा होता तो कभी भी जीरो पावर फैक्टर लैगिंग नहीं होता। तब मेरा फाई का वैल्यू या तो 45 डिग्री होता या 60 डिग्री होता, कुछ भी हो सकता है, वो सब हम आगे देखेंगे। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखनी है। प्योर इंडक्टर के केस में, प्योर इंडक्टर के केस में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है। क्या करता है? 90 डिग्री लैग करता है। और एक चीज ध्यान रखना, 90 डिग्री से ज्यादा लैग नहीं करेगा, कहीं 110 डिग्री या 100 डिग्री। अब अगर आपने रेजिस्टेंस लगा दिया तो 90 डिग्री से कम ही लैग करेगा। इसका मतलब प्योर इंडक्टर के केस में ही ऐसा होगा कि 90 डिग्री लैग करेगा और प्योर इंडक्टर का केस ही कहलाता है जीरो पावर फैक्टर लैगिंग। अब देखो बच्चों, इन फेजर को मैं कुछ अलग तरीके से ही बना रहा हूं। एक चीज ध्यान रखें बच्चों, जब भी आप फेजर बनाते हो ना, अगर आप इधर की तरफ देख रहे हो तो वो लैग करता है और इधर जब चल रहे होते हो तो वो लीड करता है। इसका मतलब वोल्टेज करंट से लीड कर रही है, या आप इधर चलोगे तो आप ये बोलोगे कि करंट जो है वो वोल्टेज से लैग कर रही है। अब जैसे यहाँ पे देखो इधर, अब अगर आप इधर चलोगे तो क्या बोलोगे? वोल्टेज करंट को लीड कर रही है। ऐसे फेजर मैंने इसलिए बनाए हैं बच्चों क्योंकि मशीन में जब मैं सिंक्रोनस मशीन पढ़ाऊंगा तो वहां पे मुझे इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब एक बात तो मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं क्योंकि मैंने इसको रोटेट कर दिया, यहां से रोटेट कर दिया। इसका मतलब बच्चों अगर मैं इधर देखूं तो आई 90 डिग्री लैग कर रहा है और अगर मैं इधर देखूं तो भी 90 डिग्री लीड कर रहा है। या मैं इसको ऐसे भी तो दिखा सकता हूं, इसको इधर 90 डिग्री घुमा दूं, इधर 90 डिग्री घुमाऊंगा तो ऐसे बन जाएगा। इसका मतलब इसको मैं अगर इधर 90 डिग्री शिफ्ट करूं यहाँ पे तो मेरा आई होगा यहाँ पे। समझ रहे हो बात को? इसका मतलब अगर इधर देखूंगा तो V लीड करेगा। इसका मतलब ये भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो। ओके, आगे चलते हैं। तो मैंने प्योर रेजिस्टर एसी सर्किट बताया, प्योर इंडक्टर एसी सर्किट बताया। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों प्योर कैपेसिटर सर्किट। तो प्योर कैपेसिटर लगा है और एक्सी बराबर आप ऐसे दिखा सकते हो, माइनस, या तो मैंने अभी बताया था एक्सी बराबर 1/j⍵c होता है, ये तो मैंने बताया था। लेकिन बच्चों अगर आप ऊपर नीचे, क्योंकि नीचे तो j का कोई मतलब नहीं होता, अगर आप ऊपर नीचे j से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर वाला j तो एज इट इज रहेगा, नीचे वाला j मल्टीप्लाई होके क्या बना देगा? -1 बना देगा, क्योंकि इसका वैल्यू √-1 और इसका वैल्यू √-1। जब √-1 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बच्चों? -1 आएगा। ठीक है, तो ये बनेगा XC बराबर -j⍵c। ठीक है, ये आप ऐसे लिख सकते हो। अब बात करते हैं वही इम्पीडेंस की। इम्पीडेंस बराबर R + jX और R तो जीरो ही है, X का वैल्यू क्या है बच्चों? -j/⍵c। फाई निकालना है। फाई क्या होगा बच्चों? tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट माइनस का 1/ω_c है। अब यहाँ ध्यान रखना, माइनस का 1/ω_c, अपॉन में जीरो। अब माइनस तो आपको पता है बाहर आता है। ठीक है, अब माइनस तो बाहर आ गया, इसका मतलब वापस आपके पास क्या निकल के आएगा? इनफाइनाइट। इसका मतलब माइनस का 90 डिग्री। करेक्ट है। अब बच्चों कोस में चाहे माइनस का 90 रखो चाहे प्लस का 90 रखो, कोस पे तो माइनस का फर्क पड़ता ही नहीं है।
इसका मतलब कोस फाई, जब आपने ये 90 डिग्री यहाँ पे रखा बच्चों, तो आपके पास कोस फाई निकल के आया 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब पावर फैक्टर 0। इसका मतलब ये वो वाला केस आ गया बच्चों। प्योर इंडक्टर का जो केस था वो ये कहलाता है, क्या कहलाता है? 0 पावर फैक्टर लैगिंग। प्योर कैपेसिटर का केस कहलाएगा 0 पावर फैक्टर लीडिंग। और लीड कितना करेगा? 90 डिग्री करेगा। और ये आपको भी पता है कि कैपेसिटर के अंदर करंट लीड करता है वोल्टेज से 90 डिग्री, और रेजिस्टेंस में तो कोई लीड लैग करता ही नहीं। और इंडक्टर के केस में करंट जो होता है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है। अगर प्योर लगा है तो 0 पावर फैक्टर लैगिंग का केस कहलाता है, और अगर 90 डिग्री लीड कर रहा है करंट तो 0 पावर फैक्टर लीडिंग का केस कहलाता है। और अगर 90 डिग्री से कम कर रहा है, 50 डिग्री 40 डिग्री, तो वो कभी भी 0 पावर फैक्टर बनाएगा ही नहीं। ठीक है, तो वो प्रैक्टिकल केस होते हैं। ओके, फिर वही बच्चों I बराबर V अपॉन एक्सी, और ये एक्सी जो एंगल है ये क्या है बच्चों? माइनस का 90 डिग्री। अब ऊपर प्लस का 0 डिग्री, नीचे माइनस का 90 डिग्री, जब ऊपर जाएगा तो ये ऐड होगा तो माइनस का साइन प्लस में बदलेगा। इसका मतलब करंट वोल्टेज से प्लस का मतलब है 90 डिग्री लीड करेगी। इसका मतलब I V से 90 डिग्री लीड करेगा। प्योर कैपेसिटर के केस में कैपेसिटर 0 पावर फैक्टर लीड करता है। इसका मतलब वोल्टेज हियर ही रेफरेंस, और 90 डिग्री आपने क्या कर दिया, इधर जाओगे तो लीड कर रहा है। अब ये वोल्टेज अगर मैंने मान लो यहाँ पे दिखा रखी है तो भी कुछ नहीं करना है, इधर जाओ तो लीड कर रहा है, बस इधर मत बना देना। अब मैंने वोल्टेज यहाँ दिखा रखी है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, इधर जाओ तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो लीड कर रहा है। एक ना वो आपने ट्रिक तो सुनी होगी, एक वो लिखते हैं ना सिविल, कैपेसिटर करंट वोल्टेज करंट इंडक्टर। कहने का मतलब कैपेसिटर के अंदर करंट पहले होती है, मतलब करंट लीड करती है किससे? वोल्टेज से। और इंडक्टर में करंट बाद में होती है, करंट क्या करती है? लैग करती है किससे? वोल्टेज से। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब आ गया बच्चों आपका आरएल सर्किट सीरीज के अंदर। ये जो हेडलाइन है थोड़ी थोड़ी हटी हुई है, तो ये सीरीज आरएल सर्किट है बच्चों। सीरीज आरएल का मतलब है आपकी बार आर भी होगा और एक्सएल भी होगा, तो tan इनवर्स फाई आप निकाल ही लोगे बच्चों। तो tan इनवर्स एक्सएल अपॉन आर, तो tan इनवर्स आपके पास क्या निकल के आएगा? ओमेगा एल बाई आर, मतलब फाई ये आ गया। अब की बार वैसे नहीं आया 90 डिग्री 90 डिग्री जो भी है। इसका मतलब ये है बच्चों कि अब की बार हो सकता है 45 डिग्री लैग करे, 45 डिग्री लीड करे, उन सब पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब ये इतना ज्यादा मैटर करता नहीं है। ओमेगा एल बाई आर आप निकाल ही सकते हो, पावर फैक्टर ये आ जाएगा। फिर आप वही केस करोगे V बाई जेड आप रिजल्टेंट निकालोगे। इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। फिर आप एंगल निकालोगे, एंगल आपने निकाला है फाई इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर, वो आपने रख दिया। रखने के बाद ये ऊपर चला जाएगा। अब आपको इतना पता है कि इंडक्टर लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है तो 90 डिग्री लैग नहीं करेगा, लेकिन लैग तो करेगा। कितना लैग करेगा? तो आई वोल्टेज को माइनस tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर एंगल से लैग करेगा। अब ये कितना भी हो सकता है बच्चों, 90 डिग्री से कम होगा, बाकी कितना भी हो सकता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। उसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज यहां से क्वेश्चन आते हैं। देखो बच्चों, इधर सीरीज में आरएल जब दिया हो, ठीक है, थोड़ा अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं यहां बना देता हूं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है और एग्जाम में क्यों आएगा, इसका मैं आपको रीजन बताता हूं। यहाँ पे ड्रॉप मान लो वी आर स्क्वायर है, सॉरी वी आर है,
और यहाँ पे ड्रॉप है VL। अब मान लो कई बार क्या होता है, आपसे पूछेगा ऐसा ही सर्किट दे देगा RL और आपसे पूछेगा कि टोटल V निकालो, तो भाई साहब क्या करेंगे, सब V निकालने के लिए VR और VL को जोड़ के आ जाएंगे। भाई अगर दोनों रेजिस्टेंस होते ना, दोनों रेजिस्टेंस होते है ना, तब आपका वोल्टेज जुड़ता। लेकिन बच्चों आपकी बार तो एक रेजिस्टेंस है, एक इंडक्टर है, रेजिस्टेंस का फेजर ऐसे आता है क्योंकि रेजिस्टेंस में वोल्टेज और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं लेकिन इंडक्टर का वोल्टेज 90 डिग्री पे होता है VR से। इसका मतलब V निकालना है तो रिजल्टेंट ऐसे निकलेगा। इसका मतलब ये फॉर्मूला याद रखो बच्चों, ठीक है। फेजर बनेगा, ये VR दिखेगा क्योंकि VR एक्टिव कंपोनेंट है। एक्टिव कंपोनेंट हमेशा रेफरेंस रहता है। VR कहने का मतलब अगर सर्किट में करंट आई जा रहा है तो I के ऊपर ही रहेगा VR, और VL क्या रहेगा, इंडक्टर है तो इंडक्टर में VL आपको पता ही है लीड करता है करंट से। कहने का मतलब अगर आप सर्किट में रेफरेंस लो I, क्या लो, I लो रेफरेंस, अगर आप बच्चों रेफरेंस लेते हो I तो VR का मतलब रेजिस्टेंस का वोल्टेज, तो वो तो कभी लैग लीड करेगा ही नहीं, इसका मतलब ऊपर ही रहेगा। लेकिन इंडक्टर का वोल्टेज जो है वो आपको पता है बच्चों कि करंट से 90 डिग्री लीड करेगा। समझ गए कहानी। इसका मतलब बच्चों ये जो वोल्टेज आएगी ना, ये रिजल्टेंट आएगी। कहीं जोड़ के आ जाओ, जोड़ना तभी है अगर दोनों ब्रांच रेजिस्टेंस दे रखी है, ठीक है। दोनों ब्रांच अगर रेजिस्टेंस है तभी जुड़ता है, इसलिए ये ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला याद रखो, यहां से क्वेश्चन आएगा। इसका मतलब रिजल्टेंट क्या निकलेगा भाई, यहां से ये एक राइट ट्राइंगल बन गया, राइट ट्राइंगल बन गया तो VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, तो कहने वाला ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों अगर आपको बच्चों VR, V और VL पता चल गया तो एक तो आपसे पूछेगा वोल्टेज निकालो, तो वोल्टेज को जोड़ना नहीं है, बस इतना ध्यान रखना क्योंकि इंडक्टर आ गया। अगर रेजिस्टेंस होता तो जोड़ देते। अब आपसे पूछा है कि cos फाई मतलब पावर फैक्टर निकालो, तो पावर फैक्टर निकालने के लिए बच्चों ध्यान रखना है VR बेस है अपॉन में V, इसका मतलब फेजर डायग्राम बहुत जरूरी है। पावर फैक्टर cos फाई निकलेगा VR अपॉन V से निकलेगा। समझ गए कहानी ओके। अब आ जाओ कैपेसिटर पे। कैपेसिटर पे भी कुछ नहीं है, XC बराबर 1 अपॉन ओमेगा C, ये इम्पीडेंस R माइनस JXC बस वही करना है। Z बराबर रूट R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, फिर वही पावर फैक्टर निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि IV से फाई एंगल लीड करेगा। यहाँ कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है, आप इजीली कर लोगे सीरीज RC सर्किट में, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दे बच्चों, सीरीज RC सर्किट में आपको बोल दे कि टोटल वोल्टेज निकालो, तो वही बच्चों रेफरेंस लोगे I, और VR तो आपको पता ही है I के ऊपर ही रहेगी। अब बच्चों VC में बात करते हैं, मतलब कैपेसिटर वोल्टेज कहां दिखाना है। तो आपको पता है बच्चों कि कैपेसिटर की वोल्टेज करंट से लैग करती है, मतलब कैपेसिटिव सर्किट में जो वोल्टेज होती है वो करंट से क्या करती है, लैग, या यूं कह सकते हो कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करता है। इसका मतलब VC यहां दिखाओगे उल्टा, और यहाँ पे आपका V रेफरेंस निकल के आएगा, ये क्या होगा बच्चों फाई, और ये क्या निकलेगा टोटल V। इसका मतलब टोटल V क्या होगा, VR का स्क्वायर VR का स्क्वायर VC का स्क्वायर, तो VR बाई V आ जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट है बच्चों आपकी बार तीनों ही एलिमेंट को ऐड कर दिया तो कुछ नहीं है, इंपेडेंस आपको पता ही है निकल ही जाएगा, R प्लस J XL माइनस XC, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, अच्छा है ये देखो इधर। अब आपको सीरीज RLC सर्किट दिया है बच्चों,
मैंने ना अभी यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ सर्किट में, क्या मान के चल रहा हूँ कि एक्सएल बड़ा है एक्सी से, अभी मैं यही मान के चल रहा हूँ, ठीक है, बाकी मैं केस लूंगा, ये मान के चल रहा हूँ तो एक्सएल माइनस एक्सी, ठीक है। अब बच्चों फेजर बनाना है, इसका फेजर बनाना है, हाँ, आर यहाँ आ जाएगा सर, एक्सएल प्लस का है तो आर से 90 डिग्री ऊपर की तरफ दिखा दो सर, और एक्सी सर माइनस का है तो इसको नीचे दिखा दो। लेकिन सर हमने माना है कि एक्सएल बड़ा है एक्सी से, किससे बड़ा है बच्चों, एक्सी से। अगर ये माना है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सी को हम दिखा देते हैं छोटा लेकिन नीचे की तरफ, ये एक्स। अब एक बात बताओ बच्चों, एक्सएल मान लो कि प्लस का 10 ओम है, क्योंकि ओम ही होगा, ठीक है, और एक्सी आपका मान लो कि प्लस का 5 ओम है, सॉरी माइनस का 5 ओम है। तो बच्चों ओवरऑल जो एक्सएल माइनस एक्सी है वो कहां आएगा सर, ऊपर आएगा, यहां पे ऊपर क्यों आया, क्योंकि सर प्लस का 10 ज्यादा है और माइनस का जो 5 है वो कम है, इसका मतलब 10 में से 5 घटेगा तो यहाँ पे आएगा सर मेरा एक्सएल माइनस एक्सी। ओ यहाँ पे आएगा, कितना आएगा, 5। समझ रहे हो कहानी, इसका मतलब रिजल्टेंट मेरा कहाँ निकलेगा बच्चों, रिजल्टेंट निकलेगा सर जेड यहाँ से। तो ये जो फेजर बनाया हुआ है बच्चों, मैंने इसी के मद्देनजर बनाया हुआ है, मैंने एक्सएल ग्रेटर देन रखा है एक्सी, तो अगर एक्सी नीचे की तरफ है तो ये माइनस का होगा बच्चों, एक्सएल ऊपर की तरफ है तो ये प्लस का होगा। तो ये सब होने के बाद ओवरऑल मेरा जो रिजल्टेंट मिलेगा मुझे ऊपर मिलेगा और जेड मेरा आ जाएगा, और जेड क्या आएगा बच्चों, यही आएगा। फाई निकालना है, वही इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, उसके बाद कुछ नहीं करना। अब सुनो इधर केस 1, अगर बच्चों सर्किट के अंदर एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी मिल जाए या वीएल ग्रेटर देन वीसी मिल जाए तो एक चीज ध्यान रखनी है, सर्किट का नेचर कैसा होगा, इंडक्टिव होगा। भाई सीधी सी बात है, एक्सएल बड़ा है एक्सी से तो प्रभाव कौन दिखाएगा, इंडक्टर दिखाएगा। वीएल बड़ा है वीसी से तो प्रभाव कौन दिखाएगा, इंडक्टर दिखाएगा। इसका मतलब सर्किट का नेचर कैसा होगा, इंडक्टिव नेचर होगा, ठीक है। उसके बाद में ये फेजर बनाया हुआ है बच्चों, ठीक है, फेजर बनाया हुआ है, ये फॉर्मूला याद रखना है वीएल माइनस वीसी। अगर आपको ये फेजर दिख नहीं रहा है तो मैं दोबारा से बना सकता हूं, देखो मैंने रेफरेंस लिया बच्चों आई, एक बार मैं सारा क्लीन कर देता हूं। ये जो फॉर्मूला है ना मैं यहां लिखता हूं, ये बच्चों सीधी सी बात है भाई, वी आर का स्क्वायर और वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट, ठीक है, ये माइनस है। बस जोड़ मत देना बच्चों, आपको वी आर दे दे, वी एल दे दे, वी सी दे दे, तीनों दे दे और आपको पूछे कि सप्लाई वोल्टेज निकालो और आप जोड़ के मत आ जाना। जुड़ेगा तभी अगर तीनों के तीनों एलिमेंट सेम दिए हो, रेजिस्टेंस दिया हो, तीनों ही रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस 5 वोल्ट है, दूसरे के अक्रॉस 10 वोल्ट है, तीसरे के अक्रॉस 15 वोल्ट है, तो जोड़ना है उनको, जोड़ना तब है, ठीक है। ओके, तो मैंने बोला एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी है और वीएल ग्रेटर देन वीसी है, तो मैंने ले लिया बच्चों रेफरेंस आई, क्या ले लिया, रेफरेंस आई। अब आपको पता है वी आर कहाँ दिखाओगे सर, वी आर तो ऊपर ही रहेगा, ठीक है। अब इंडक्टर की अगर बात करें तो इंडक्टर का वोल्टेज आपको पता है करंट से लीड करेगा, लेकिन वीएल बड़ा दिखा रखा है, इसका मतलब हम भी वीएल को थोड़ा सा ऊपर दिखा देते हैं, और वीसी लैग करेगा लेकिन वीसी कम है, इसका मतलब मैंने थोड़ा सा दिखा दिया माइनस वीसी। अब एक बात बताओ कि यहाँ पे जो रिजल्टेंट निकल के आएगा बच्चों, वीएल और वीसी दोनों अपोज कर रहे हैं, ये प्लस का ज्यादा है और ये माइनस का कम है, ये प्लस का है 10 वोल्ट, ये माइनस का है 5 वोल्ट, तो आपको मिलेगा प्लस का 5 वोल्ट, तो वो यहाँ पे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। इसका मतलब वीएल माइनस वीसी यहां मिलेगा, करेक्ट है। तो ये आ गया मेरा रिजल्टेंट वोल्टेज वीएल और वीसी के अक्रॉस।
अब ये जो वोल्टेज आएगी ये मेरी निकल के आएगी सप्लाई वोल्टेज V, और ये जो इनके बीच में एंगल होगा ये होगा फाई। इसका मतलब पावर फैक्टर तो कैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। और ये जो है ये 90 डिग्री। फिर वही बात बच्चों, V आएगा क्या, तो V बराबर आप क्या लिखोगे, ये जो यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, V बराबर रूट VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, VL माइनस VC का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखना है बच्चों। अगर बच्चों XL ग्रेटर देन XC दिख जाए, आपको इन तीनों एलिमेंट से पहचानना हो कि लैग कर रहा है कि लीड कर रहा है, तो आपको दो चीजें देखनी है सीरीज के अंदर। XL और XC को देखो, जो बड़ा है इसका मतलब वही प्रभावी है और वही लैग लीड कंसेप्ट डिसाइड करेगा। अगर VL ग्रेटर देन है VC तो लैग करेगा। लेकिन बच्चों केस ऐसा भी तो हो सकता है, अगर XL बराबर XC हो जाए और VL बराबर क्या हो जाए VC, तो क्या होगा। देखो बच्चों, अगर XL बराबर XC हो गया, VL बराबर VC हो गया, तो Z हो जाएगा बराबर R। क्यों सर, क्योंकि बच्चों Z बराबर होता है R प्लस J XL माइनस XC। इसका मतलब सर्किट के अंदर इंडक्टर भी लगा होगा, कैपेसिटर भी लगा होगा। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो इसका मतलब दोनों का जीरो हो जाएगा और Z बराबर R आ जाएगा, और आपका सर्किट किसकी तरह बिहेव करेगा, रेजिस्टिव सर्किट की तरह। इसका मतलब बच्चों ऐसा केस, अगर सर्किट में इंडक्टर भी लगा है, कैपेसिटर भी लगा है, लेकिन उसके बावजूद आपका इंपीडेंस आ रहा है R, तो ये कंडीशन बच्चों रेजोनेंट कंडीशन भी कहलाती है, जो मैं अगले चैप्टर में डिस्कस करने वाला हूं। इसका मतलब ध्यान रखना है बच्चों, अगर XL बराबर XC हो और VL बराबर VC हो तो ये एक रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। समझ गए बात को, ओके। नेक्स्ट केस आ रहा है, तीसरा केस है बच्चों, अगर आपका XC बड़ा हो XL से, अगर आपका XC बड़ा हो XL से, इसका मतलब ये उल्टा ऐसे दिखा रखा है, XC बड़ा है XL से, मतलब VC बड़ा है VL से। तो कुछ नहीं है, वही फेजर बनाओ, फेजर नीचे की तरफ आएगा क्योंकि XC बड़ा है XL कम है, तो नीचे की तरफ खिसक के आएगा, ठीक है। तो बस वही चीज चलेगी बच्चों, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देख लो, आपको सर्किट दे दिया 60 वोल्ट, 120 वोल्ट और 40 वोल्ट। आपसे पूछा कि VS निकालो, तो बच्चों सीरीज RLC सर्किट है, VL निकालने का फॉर्मूला क्या है, VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, यही है ना। तो वही मैंने लगाया है बच्चों, यहाँ पे लगाया 60 का स्क्वायर 120 माइनस 40, 120 माइनस 40 का होल स्क्वायर, तो हमारे पास निकल के आएगा 3600 प्लस 6400, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 100 वोल्ट। फिर बोला है पावर फैक्टर निकालो, तो पावर फैक्टर कैसे भी निकाल सकते हो बच्चों। पावर फैक्टर क्या होगा आपका, आपको VAR दिया है और VL माइनस VC दिया है बच्चों। VR कितना है 60 है और VL माइनस VC कितना है बच्चों 120 माइनस 40 80, यही तो आया। फिर आपने बच्चों V भी निकाल लिया, V निकाल लिया, ये क्या हो गया फाई हो गया, तो cos फाई निकालना है। V कितना आया था बच्चों 100, इसका मतलब पावर फैक्टर क्या आएगा 60 है ये, तो पावर फैक्टर क्या आएगा भाई cos फाई
cos phi आएगा VR अपॉन V। 0.6 लैगिंग क्यों आया है बोलो? लैगिंग इसलिए आया है क्योंकि सर VL ग्रेटर देन है VC, इसका मतलब सर्किट का बिहेवियर इंडक्टिव है। सर्किट का नेचर कैसा है? इंडक्टिव नेचर है। तो आपसे फिर पूछा है सर्किट का नेचर बताओ, उसकी प्रवृत्ति बताओ। तो सर्किट का नेचर किससे पता चलेगा? इन दो एलिमेंट से पता चलेगा। समझ गए कहानी? एक बार फिर देख लो। कुछ नहीं करना बच्चों, VL माइनस VC करना है आपको, ठीक है। और बड़ा कौन है? VL बड़ा है। VL बड़ा है तो सर्किट का नेचर इंडक्टिव, पावर फैक्टर होगा लैगिंग, और VS निकालने का तरीका VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, और आपके पास निकल के आएगा 100 वोल्ट। पावर फैक्टर कितना होगा? 60/100, 0.6 लैगिंग आ जाएगा। और नेचर कैसा है? इंडक्टिव, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। ये जो सर्किट है इसमें आपको 10 एम्पियर का करंट दिया हुआ है। आपको R दे रखा है 1 ओम, XL दे रखा है 6 ओम, और XC दे रखा है 8 ओम। आपको बोला Z निकालो, तो Z क्या है बच्चों? Z तो इजीली निकल जाएगा ना, R का स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर, फिर अंडर रूट ले लो, यही आएगा, यही आएगा। XL माइनस कहने का मतलब 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट 5 ओम। अब एक बात बताओ, बड़ा कौन है? बड़ा कौन है अगर देखा जाए तो बड़ा अगर आप चेक करोगे बच्चों तो कैपेसिटर बड़ा है। यहाँ पे ये थोड़ा ध्यान रखना है, 6 माइनस 8 होगा, बाकी फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है, क्योंकि कैपेसिटर बड़ा है ना। 6 माइनस 8 ये आएगा, तो 6 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, और ये अंडर रूट 5 ही आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करोगे वही आएगा। फिर बोला VR निकालो, तो VR निकालने के लिए क्या करना है? R दिया ही हुआ है, और सर्किट में करंट आपको दे ही रखा है। सर्किट में करंट दिया है 10 एम्पियर, और R कितना दे रखा है? 1 ओम, तो मल्टीप्लाई कर दो, VR आ गया 10 वोल्ट। VL कितना आएगा बच्चों? करंट दिया ही हुआ है, सीरीज में है तो करंट तो सेम ही जाएगा, और आपको XL दे रखा है। XL कितना दे रखा है? 6 ओम दे रखा है, ठीक है। आप क्वेश्चन देख सकते हो, 6 ओम दिया हुआ है, ओके। फिर आपको 8 ओम कहने का मतलब RLC, ये कितना है? 1 ओम, ये कितना है? 6 ओम, और ये कितना दे रखा है? 8 ओम दे रखा है। और सर्किट में करंट कितना जा रहा है? सर्किट में करंट जा रहा है आपका 10 एम्पियर, ये आपको दिया हुआ है। ये सारे ओम है, ओम का मतलब रेजिस्टिव वैल्यू है बच्चों, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होगा 10 गुणा 1 वोल्टेज, ये होगा आपका 6 गुणा 10 वोल्टेज, 60 वोल्ट। 10 वोल्ट हो गया, 60 वोल्ट हो गया, और ये 80 वोल्ट हो गया। फिर पूछा सप्लाई निकालो, सप्लाई कुछ नहीं है, वही VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा ये बच्चों, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है, और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें बच्चों, खुद से सेल्फ स्टडी करें। कोई भी चीज समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, थैंक यू।